वामपंथियों के राज में नेपाल के हालात आज इस कदर बिगड़ गए हैं कि लगभग 16 साल पहले जिस राजशाही को नेपाल ने समाप्त कर दिया था, आज उसी राजशाही की वापसी के लिए नेपाल के लोग सड़कों पर आ गए हैं। वजह है नेपाल में बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और आर्थिक विकास की कमी। लेकिन सवाल है कि ये प्रदर्शन इस समय ही क्यों शुरू हुए। आपको बता दें कि इन दिनों नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह नेपाल के दौरे पर हैं। कुछ दिन पहले जब वे काठमांडू हवाई अड्डे पर पहुंचे थे तो लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया था और नारे लगाए थे कि आओ राजा, राष्ट्र को बचाओ। ये नारा नेपाल के लोगों के दर्द को बयां करता है, क्योंकि साल 2008 में संघर्ष के बाद नेपाल में लोकतंत्र तो आया, लेकिन साथ लाया राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार का दीमक। साल 2008 से नेपाल में अब तक 13 सरकारों का होना इस बात को साबित भी करता है। वैसे तो ज्ञानेंद्र शाह कोई राजनीतिक बयान देने से बचते हैं, लेकिन इस बार वे खुलकर प्रजातंत्र के समर्थकों के साथ घूम रहे हैं। शायद उन्होंने भी जनता के मूड को भांप लिया है और वे भी समझ गए हैं कि जनता के अंदर लोकतंत्र के प्रति निराशा है। सवाल ये उठता है कि क्या जनता की ये निराशा नेपाल को दोबारा राजशाही की ओर धकेलेगी। लगता तो यही है, क्योंकि इसका असर अब नेपाल के सियासी महकमे में भी दिखने लगा है। ज्ञानेंद्र शाह के समर्थन में निकली भीड़ ने नेपाली राजनेताओं की सांसें तेज कर दी हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने शाह को लेकर एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने साल 2001 नेपाली शाही परिवार के नरसंहार का जिक्र करते हुए कहा कि नेपाली जनता जानती है कि 2001 नरसंहार का मास्टरमाइंड कौन है। यह आरोप सीधे सीधे ज्ञानेंद्र शाह के लिए ही थे। बता दें कि 1 जून 2001 की रात को रानी ऐश्वर्या और युवराज दीपेंद्र समेत तत्कालीन राजा बीरेंद्र शाह के पूरे परिवार की रहस्यमयी तरीके से हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद गठित आधिकारिक जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि तत्कालीन युवराज दीपेंद्र ने राजा, रानी, भाई और बहन समेत अपने पूरे परिवार की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली थी। हालांकि उस समय कई लोगों ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। इसके अलावा प्रचंड ने शाह पर सोने की तस्करी और मूर्ति चोरी में शामिल होने का आरोप भी लगाया। प्रचंड ने कहा, जिसने पूर्व में बड़ी मूर्तियां चुराई थी वह अब राजा बनने की कोशिश कर रहा है। पुष्पकमल दहल के बयान उनकी असहजता को दर्शाते हैं। ज्ञानेंद्र शाह पर तंज कसते हुए प्रचंड ने कहा कि हजारों लोगों के बलिदान से स्थापित लोकतांत्रिक गणराज्य प्रणाली को 10,000 से 15,000 लोगों के सड़क पर उतारकर नहीं छीना जा सकता। साथ ही उन्होंने राजशाही समर्थकों का मुकाबला करने के लिए लोगों से 28 मार्च को काठमांडू में अपनी पार्टी द्वारा आयोजित एक रैली में भाग लेने का आह्वान भी किया। तो क्या ये कहा जाए कि नेपाल में राजशाही दोबारा बहाल होगी? वैसे तो नेपाल से उठा ये राजशाही समर्थक आंदोलन कोई नया नहीं है। समय समय पर नेपाल के भीतर से ऐसी आवाज़ें उठती आई हैं। हालांकि इनका कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। हालांकि इस बार के प्रदर्शन अलग है। राजा का पहली बार खुलकर जनता के बीच आना और लोगों का बड़ी संख्या में उनका समर्थन करना अभूतपूर्व है। अब ये सवाल उठता है कि नेपाल अब राजशाही के पक्ष में क्यों है। संक्षेप में समझे तो नेपाली लोग एक गणतंत्र के रूप में अपने देश से असंतुष्ट हैं। IMF के डेटा से पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में नेपाल के आर्थिक विकास में गिरावट आई है। वास्तविक GDP 2015 में 9% के उच्च स्तर को छू गई थी, जो पिछले साल 5% से कम हो गई थी। पिछले साल महंगाई दर 4.6% थी। इसके अलावा भ्रष्टाचार और नेताओं की नाकामी भी एक वजह है कि लोग नेपाल की स्थिति और ना बिगड़े, इसके लिए बदलाव चाहते हैं। लेकिन क्या ज्ञानेंद्र शाह भी वापस लौटना चाहते हैं? हालांकि शाह ने अपनी वापसी को लेकर कोई बयान अभी तक जारी नहीं किया है, लेकिन उनका लोगों के बीच जाना, पूरे देश में घूमना, इससे पता चलता है कि वे इस पर विचार कर सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो नेपाल में दोबारा राजशाही आना मुश्किल है, और अगर ज्ञानेंद्र दोबारा से सत्ता में आना चाहते हैं तो वे चुनाव लड़कर आ सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि नेपाल में एक धड़ा ऐसा भी है जो लोकतंत्र ही चाहता है। नेपाल में राजशाही के समय भी कई बार लोकतंत्र के लिए प्रदर्शन हुए थे, लेकिन उस वक्त इन प्रदर्शनों को काबू कर लिया जाता था क्योंकि सेना का राजा को पूरा समर्थन रहता था। हालांकि पिछले 17 साल के लोकतंत्र के दौरान सेना में भी कम्युनिस्ट एलिमेंट घुस गए हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि इस बार ज्ञानेंद्र को सेना का पूरा समर्थन मिलना मुश्किल है। बात करें भारत की, तो भारत पर नेपाल में चल रही इस राजनीतिक अस्थिरता का सीधा असर पड़ेगा। नेपाल भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट है। साथ ही नेपाल के साथ भारत के लंबे सांस्कृतिक संबंध भी हैं। यही कारण है कि भारत नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोसी देश में राजनीतिक उथल पुथल और अराजकता रहे। साथ ही भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत भी चाहेगा कि नेपाल में जो लोगों की मर्जी है उसी को प्राथमिकता मिले।